साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। ये प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको देखना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपको दोबारा देखने को भी मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। तो वीडियो में जो है गणित के प्रश्न पहले थे, तो उन्हें हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे। गणित के प्रश्नों को पहले शुरू करेंगे जीके जीएस के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्या कोक, पेट्रोल या कोल टार। तो धातु के निष्कर्षण के लिए कोक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग? कोक का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। देखिए, जब कोई भी श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वो 7 रंगों में बंट जाता है। ठीक है, इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसमें जो है सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो कौन सा रंग है? तो नीला रंग है। ठीक है, नीला रंग सबसे नीला रंग नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होगा? बैंगनी रंग होगा। क्या होगा? बैंगनी रंग। बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सबसे अधिक अपवर्तित होता है और सबसे अधिक इसका विचलन भी होता है। सबसे कम जो विचलन होता है वो होता है लाल रंग का। अगला प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, यानी चालक का जो प्रतिरोध होगा किसके समानुपाती होगा? क्या उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के? तो देखिए, मान लेते हैं एक तार है, ठीक है, एक चालक है, तो इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है इसको अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध कम होता है, तो ये समानुपाती नहीं हुआ। ठीक है, अगला है उसके घनत्व के। तो घनत्व से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, उसकी लंबाई के। तो देखिए, चालक का अगर लंबाई को बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया? समानुपाती हो गया। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माचिस के डब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? कि पोटेशियम क्लोरेट है, फॉस्फोरस है, ग्रेफाइट है। देखिए, माचिस की जो डब्बी होती है उसमें लाल टाइप का आपको बूंदा बूंदा नज़र आता है। वो बूंदा क्या होता है? तो वो लाल फॉस्फोरस होता है। क्या होता है? लाल फॉस्फोरस। और लाल फॉस्फोरस में घर्षण से आग उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लाल फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है? यानी जो अल्कोहल है जिसको पीने में यूज़ किया जाता है वो कौन सा अल्कोहल है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथेनॉल का। ठीक है, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। इसका रासायनिक सूत्र होता है एथेनॉल का। ठीक है, और एथेनॉल ही है जो पीने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, यानी किसी ईंधन की दक्षता को हम किस संदर्भ में व्यक्त करेंगे? क्या उसके घनत्व के संदर्भ में, या उसके कैलोरी मान, या उसकी मात्रा? तो ईंधन की दक्षता को मापा जाता है उसके कैलोरी मान से। जिस ईंधन की कैलोरी मान अधिक होगी वो अच्छा ईंधन माना जाएगा, और जिसकी कम होगी वो ईंधन उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। अगला प्रश्न है, खाने के डिब्बों पर जस्ते की बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, इसका क्या कारण है? ठीक है, जब भी इस तरह के प्रश्न को देखने को मिले तो आपको यहाँ पर सस्ता और महंगा में नहीं देखना है, बल्कि एक ऐसा साइंटिफिक रीज़न खोजना है जिसके कारण ऐसा होता है। क्या जस्ता टिन की तुलना में महंगा है? तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, टिन की तुलना में जस्ता का गलनांक अधिक होता है, तो गलनांक से यहाँ पे कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अगला है, टिन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, जस्ता जो है वो अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। वो खाने के डब्बों को अगर जस्ते की परत से बनाया जाए तो उसमें क्या होता है? प्रतिक्रिया होकर के वो खाने को ख़राब कर सकता है, तो इसलिए हम लोग टिन की परत को चढ़ाते हैं। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? पारंपरिक मतलब क्या होता है कि जो पुराने समय से चलता आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला है पारंपरिक नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? गैर पारंपरिक होगा। गैर पारंपरिक जो होगा वो वर्तमान तकनीक के आधार पर होगा। क्या वो खंदक प्रणाली है,
या चेन पंप प्रणाली है या ड्रिप प्रणाली है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्रिप प्रणाली के बारे में, जिसमें क्या होता है बूंद बूंद पानी पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इसमें पानी की बचत भी होती है और पौधों में सिंचाई भी अच्छे से हो जाता है। तो ड्रिप जो प्रणाली है ये पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव की जो गुर्दा है उसमें लिंग गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? तो आपने पढ़ा ही होगा कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2, यानी एक जोड़ी। एक होता है एक्स लिंग गुणसूत्र और दूसरा होता है वाई लिंग गुणसूत्र, ठीक है, महिला में। तो यहाँ पे पुरुष में होता है ये। तो ये यहाँ पे कितना हो गया? एक जोड़ी हो गया, ठीक है, एक जोड़ा पाया जाता है गुणसूत्र। अगर कुल गुणसूत्र की बात करें तो मानव शरीर में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर लिंग गुणसूत्रों की बात करें तो एक जोड़ा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव कान का श्रवण प्रास क्या है? यानी मानव जो है किन साउंड्स को सुन सकता है? क्या वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से कम, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक? तो हर्ट्ज जो होता है ये क्या होता है? ध्वनि की आवृत्ति को मापता है। किसको मापता है? आवृत्ति को मापता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मानव कान किस प्रास तक को सुन सकता है तो वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश या पीला प्रकाश? तो इसमें अगर सबसे अधिक ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा होती है नीले प्रकाश में, ठीक है। नीला प्रकाश जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पेंसिल लेड यानी कि पेंसिल के अंदर जो लेड होता है जो लिखने का काम करता है, तो उसमें कौन सी का प्रयोग किया गया है? क्या वो सल्फर है, सिलिकॉन है या ग्रेफाइट है? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है, ठीक है। देखिए, एक जो प्रकाश है वो दर्पण पर, ये समतल दर्पण मान लेते हैं, इस दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित होता है। तो यहाँ पे दर्पण के साथ यहाँ पे कोण का मान दिया गया है, दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो वो जो है उसमें बोला है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, यानी इस तरह से जब प्रकाश गुजरेगा तो यहाँ अभिलंब और इसके बीच का कोण कितना होगा। तो देखिए, कोई भी अभिलंब जो होता है वो दर्पण पर लंब होता है। तो 30 डिग्री के साथ यहाँ पे आया, दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण बना करके आया। इसका मतलब अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया होगा? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का आपतन कोण हुआ, तो जो परावर्तन कोण होगा वो भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये प्रकाश के परावर्तन का नियम से है। अगला प्रश्न है, आहार नली की दीवारों में के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। देखिए, आहार नली क्या होता है? जब हम भोजन को अंदर लेते हैं आमाशय तक, तो इस तरह से एक नली के माध्यम से भोजन हमारे आमाशय तक पहुंचता है। और इस प्रकार की क्या होता है, भोजन जो होता है, तो जहाँ पे भोजन होता है वहाँ पे वो हम ये नली फैलने का काम करता है, और जहाँ पे भोजन नहीं होता है वो सिकुड़ने का काम करता है। तो इस तरह से संकुचन और विस्तार जो है इसे क्या कहेंगे? क्रमाकुंचन कहेंगे, क्रमाकुंचन, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? देखिए, इस प्रश्न की आपको बात कहते हैं कि ये प्रश्न जो है ना TRE 1 2 दोनों में पूछा गया, TRE 1 और 2 दोनों में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। सेरिबेलम जो मस्तिष्क का जो पश्च भाग होता है उसमें पाया जाता है सेरिबेलम, और यही मस्तिष्क में क्या करता है? ये हमारे शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम करता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? क्या वो फिसलन घर्षण है, रोलिंग घर्षण है या स्थैतिक घर्षण है? तो सबसे कम घर्षण की बात करेंगे अगर, तो रोलिंग, जब भी किसी चीज़ को रोलिंग के माध्यम से रोल करके ले जाया जाता है तो उसमें सबसे कम घर्षण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। बढ़ेंगे बाद 62 के बाद 63 नंबर प्रश्न में। 63 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं के सीतारमन, भवेश गुप्ता या साजी केवी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के सीतारमन। अगला प्रश्न है, ONGC के अध्यक्ष हैं, ठीक है। देखिए, ये
जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, हो सकता है इनमें कुछ बदलाव अभी वर्तमान में हो सकता है, ठीक है। ये 2023 के TRE 2 में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इसलिए हो सकता है वर्तमान में इनमें बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ONGC के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अलका मित्तल। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेस्कियानी या जॉर्जिया मेलोनी या जेनेलिया मेलोनी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री थी। अगले प्रश्न है, 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? ठीक है, यानी 5वीं जब गणना किया गया बाघों का, तो 2022 के अनुसार बाघों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3167 बाघ देखने को मिले थे 2022 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, 2022 की घटना बिपरजॉय नाम का एक जो है तूफान आया था, ठीक है। तो ये क्या मध्य अक्षांशीय चक्रवात था या समुद्री तूफान था या उष्णकटिबंधीय चक्रवात था? तो बिपरजॉय जो था वो कौन सा चक्रवात था? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? यानी जो MDM पहले चलाया जा रहा था, ठीक है, MDM माध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, इसका नाम बदल करके क्या किया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया PM पोषण योजना। क्या कर दिया गया है? PM पोषण योजना कर दिया गया है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है, यानी थावे जो महोत्सव है 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया था? क्यों भागलपुर में, मुंगेर में या पटना में? तो आपको बता दें कि थावे जो महोत्सव है इसका 2023 में आयोजन किया गया था गोपालगंज में। कहाँ किया गया था? गोपालगंज में किया गया था। तो इसलिए ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार स्टेट आइकन है पल्लवी ठाकुर या मैथिली मिश्रा या मैथिली ठाकुर? तो बिहार सरकार की जो स्टेट आइकन है वो कौन है? मैथिली ठाकुर है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे 71 नंबर प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि है। तो जल जीवन मिशन की जो है सकल बजट राशि कितनी दी गई थी? 70,000 करोड़, ठीक है, 70,000 करोड़। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्लस्टर आधारित गांवों के विकास की योजना का नाम है? क्या दीनदयाल उपाध्याय रुर्बन मिशन या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन या फिर अटल बिहारी वाजपेयी रुर्बन मिशन? तो क्लस्टर आधारित जो गांव के विकास की योजना थी इनका नाम रखा गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। अगला प्रश्न है, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बताना है। क्या शेखर पाठक हैं या शेखर जोशी है या शेखर पांडे है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए शेखर पाठक। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल लिपि वही होता है जो मतलब अंधे लोग होते हैं उनकी देखने के लिए, ठीक है, उनके देखने के लिए एक लिपि का आविष्कार किया गया था लुइस ब्रेल के द्वारा। इसे ही ब्रेल लिपि कहा जाता है, ठीक है। और ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? इसका 16 अप्रैल 2023 को शुभारंभ हुआ, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, इसकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरुआत हुई, ये भी बिल्कुल सही है। इसका 25 दिसंबर 2022 को शुभारंभ हुआ, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए और बी सही है, इसका मतलब जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अज्ञात शवों के DNA का डाटाबेस रखने वाले भारत का प्रथम राज्य है। अज्ञात शवों का DNA रखा गया है डाटाबेस, ठीक है, तो वो कौन सा राज्य है? क्या हिमाचल प्रदेश है, गोवा है या मध्य प्रदेश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजक देश है। आसियान का जो आयोजन किया गया था 2023 में, इसका आयोजक देश कौन है? क्या वो मलेशिया है, थाईलैंड है या इंडोनेशिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया ने आसियान 2023 का मेजबानी किया था, ठीक है, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है,
10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? क्या वो पोलैंड है, जर्मनी है या इटली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला है सूर्य है एक। देखिए प्रश्न तो काफ़ी आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग है। क्या सूर्य पीला तारा है, लाल तारा है या श्वेत तारा है? अब यहाँ पे बहुत से लोग बोलेंगे लाल तारा है, लेकिन सूर्य लाल तारा नहीं बल्कि क्या है, एक पीला तारा है। क्या है? पीला तारा है। ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं हैं। देखिए काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती किया था। तो यहाँ पे बोला गया है क्या क्वेश्चन कि ग्लोब है, ग्लोब में 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, है ना। तो इस प्रकार से अगर पूरे ग्लोब में देखा जाए तो विषुवत रेखा है जो बीचों बीच ग्लोब को बांटता है, तो इसे विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस ग्लोब के इधर जो है कुल कितनी रेखाएं हैं? 90 अक्षांश रेखाएं और इधर भी 90 अक्षांश रेखाएं, तो कुल मिलाकर के 180 और ये मिलाकर के 181। लेकिन बोला है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। तो देखिए इस प्रश्न के आधार पर यहाँ पे जो है ध्रुवों को ये रेखा नहीं माना गया है, ठीक है, ध्रुवों को बिंदु माना गया है। तो ध्रुवों को अगर छोड़ दें तो सिर्फ अगर अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा 179, ठीक है, 179 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है, क्या 300 मीटर है, 150 मीटर है या 30 मीटर है? तो कोसी मैदान की ऊंचाई के बारे में पूछा है, तो मैदान की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 30 मीटर है, समुद्र तल से 30 मीटर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। यहाँ पे है कि जीवाश्मों के आधार पर मानव का उत्पत्ति केंद्र है, तो मानव का उत्पत्ति केंद्र कहाँ माना गया है? क्या वो अफ्रीका की रिफ्ट घाटी है या मध्य एशिया है या जेरूसलम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी को मानव का उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। 83 नंबर प्रश्न है 2 समुदायों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क कहलाता है। 2 समुदाय के मध्य में जो सांस्कृतिक संपर्क है उसे क्या कहेंगे? एनकल्चरेशन कहेंगे या एकल्चरेशन या कल्चरल रेल्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक कल्चरल कहता है। क्या कहता है? एक कल्चरेशन। अगला प्रश्न है बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के किस जिले में है? ठीक है, बरौनी जो तेल शोधक कारखाना है वो किस जिले में? क्या ये सहरसा में है, बेगूसराय में है या मधुबनी में है? तो बरौनी नाम से याद रखिएगा, बेगूसराय, बो से बरौनी, बो से बेगूसराय। तो तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? बेगूसराय में है। 85 नंबर प्रश्न में चलेंगे तो 85 नंबर प्रश्न है टेहरी बांध परियोजना संबंधित है। आपको बता दें कि टेहरी बांध जो है भारत की सबसे ऊंची बांध है, तो ये किस परियोजना से संबंधित है? क्या नीतिवाद विचारधारा या संभाववादी विचारधारा या वैज्ञानिक नीतिवादी विचारधारा से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभववादी विचारधारा से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी उड़ीसा की स्थानांतरशील कृषि है? क्या वो पोडू है, पेंडा है, बेवार है? तो इसमें से जो है स्थानांतरशील कृषि का नाम उड़ीसा में रखा गया पोडू। क्या रखा गया है? पोडू। इसे भारत के कई हिस्सों में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ठीक है, झूम कृषि। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि एक जगह में 1-2 साल तक खेती करने के बाद उस भूमि को बदल के दूसरी जगह में खेती किया जाता है। इसे दहन और कृतन कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है बलूचिस्तान में चलवासी का तंबू कहलाता है। ठीक है, चलवासी मतलब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक चलते हैं और अपना तंबू लगा के रहते हैं, तो इस तंबू को क्या कहा जाता है? क्या किजसी कहा जाता है, कलांग कहा जाता है या कुलूफ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किजसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किजसी। बढ़ेंगे अगला प्रश्न में। यहाँ पे है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? क्या वो मधुबनी है, भागलपुर है या औरंगाबाद है? तो रेशमी वस्त्र का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो होता है भागलपुर में। कहाँ होता है? भागलपुर जो है वो रेशमी कपड़ों के लिए ही जाना जाता है। और मधुबनी किसके लिए जाना जाता है? तो अपनी चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात घटता है, बढ़ता है या स्थिर रहता है? देखिए अगर जनसंख्या घटेगा तो यहाँ पे भूमि का अनुपात क्या होगा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जब कम लोग होंगे जमीन तो घटेगा नहीं,
जमीन जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन अगर लोग घट जाएंगे तो इसमें मानव भूमि का अनुपात बढ़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? क्या वो सारण है, सिवान है या मुजफ्फरपुर है? तो अगर मक्का के उत्पादन की बात करें तो मक्का का उत्पादन होता है सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। अच्छा, अगर पूछ ले चावल के उत्पादन में कौन सबसे आगे है, सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो पूर्णिया जिला इसका नाम आता है। ठीक है, पूर्णिया जिला जो है वो चावल के उत्पादन में आगे है। वहीं अगर आपको पूछ ले इसके बारे में, गेहूं के उत्पादन के बारे में, तो गेहूं का उत्पादन में सबसे आगे कौन है, रोहतास जिला है। ठीक है, रोहतास जिला। ये सारे जो है पूछे हुए प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है 91 नंबर में कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, ग्वालियर, मेरठ या जगदीशपुर? तो कुंवर सिंह जो नेता है, इन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार से योगदान दिया था और ये जगदीशपुर के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के जमींदार थे। 1857 की अगर क्रांति की बात करें तो इस क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी बिहार में? तो ये हुई थी देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से। किससे? देवघर जो जिला है, जो वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, देवघर जिले के रोहनी नामक स्थान से। कहाँ से? रोहनी स्थान से हुई थी 1857 की क्रांति की शुरुआत। अगला प्रश्न है 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? WC बनर्जी, शिशिर कुमार घोष या सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और यही इंडियन एसोसिएशन बाद में चल करके कांग्रेस में विलीन हो गया था। अगला प्रश्न है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? लाला लाजपत राय, मैडम भीकाजी कामा या रास बिहारी बोस? तो राष्ट्रीय ध्वज का जब पहली बार विदेश में फैलाया गया था तो वो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। किसके द्वारा? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। बी ऑप्शन जो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अब अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, कॉमरेड या अल हिलाल? तो अगर अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया था। इसमें अल हिलाल इनकी पत्रिका है। ठीक है, अल हिलाल और अल बिलाल नाम से। अल बिलाल, अल हिलाल और अल बिलाल जो है, दोनों पत्रिकाएं जो है यह अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा संपादित की गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? ये प्रश्न TRE 1 में भी देखने को मिला था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? क्या वो नरेंद्र देव थे, सहजानंद सरस्वती या संपूर्णानंद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया किसान सभा जो है, इसकी स्थापना कहाँ पे करी गई थी? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में करी गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में लखनऊ में किया गया था। वहीं बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया गया था, तो ये किया गया था 1929 में। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1936 में। और दोनों के ही जो है संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला प्रश्न है 97 नंबर में, पटना महिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? क्या 1938, 40 या फिर 41? तो पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1940 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? क्या वो वित्त विभाग था, रक्षा या कृषि? तो इसमें आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से थे? तो खाद्य एवं कृषि विभाग से थे। ठीक है, यहाँ पे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद को आप लोग किस काम में यूज़ करते हैं? तो खाने में। तो प्रसाद को खाने यानी ये खाद्य पदार्थ हुआ। तो खाद्य मंत्री कौन थे? खाद्य और कृषि मंत्री जो थे ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं रक्षा से संबंधित कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह जो है वो रक्षा विभाग से संबंधित थे। अगला प्रश्न है,
किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? क्या वो 1923 था, 25 था या फिर 27 था? तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी गई थी 1927 ईस्वी में। सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? देखिए, बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में तो 19 जुलाई 1905 19 जुलाई 1905 जो है इसमें बंगाल विभाजन की बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन किया नहीं गया था, सिर्फ घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 7 अगस्त 1905 का जो दिन है ये माना जाता है क्या? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, यानी लोगों ने इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था 7 अगस्त 1905 से। और कहाँ से? तो कलकत्ता के टाउन हॉल से। लेकिन बाद में 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल का पूरी तरीके से विभाजन हो गया 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन क्या क्या मनाया गया? तो शोक दिवस मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया और मित्रता दिवस मनाया गया। तो इनमें से बाइकआउट तो और हड़ताल तो होगा नहीं, शोक दिवस मनाया गया था उस दिन। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना अगर आपको बोले तो 1921 ईस्वी में की गई थी। अब आप खुद ही बता देंगे कि किस आंदोलन के समय इसकी स्थापना की गई थी। क्या वो स्वदेशी आंदोलन था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 ईस्वी में, बंगाल विभाजन के समय। क्या वो असहयोग आंदोलन था? तो जी हाँ, ये सही हो जाएगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 ईस्वी में और इसी समय में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार शुक्ल। जो चंपारण के किसान थे ये आए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पहुंचे थे और महात्मा गांधी को वहां पे उन्होंने चंपारण जाने का न्योता दिया था। और महात्मा गांधी चंपारण गए भी थे और भी उनके साथ बहुत सारे लोग थे महात्मा गांधी के साथ। वहाँ पे जाकर के उन्होंने क्या किया था? चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाया था और किसानों को उनका हक दिलाया था। यहाँ पे किसान जो है वो 3 गठिया प्रणाली से प्रताड़ित थे। अगला प्रश्न है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? क्या वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, राम मनोहर लोहिया थे या फिर जयप्रकाश नारायण थे? तो इतिहास के पहिए द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। जी हाँ, ये भी बिल्कुल जो है ये सही है। अगला है बी नंबर में, इसने वेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को ये कमज़ोर कर सकती थी। ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इसने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। ये भी बात बिल्कुल सही है। ये सोच रहे थे कि अगर हम कैबिनेट में अगर भागीदारी करेंगे तो फिर हम अलग राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया था 1946 में कार्रवाई किया था। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? वह संवैधानिक सर्वोच्चता और विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। वह लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, वह न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पे सही है और हमें सवाल में क्या बोला गया, इनमें कौन सा सही है? तो इनमें सभी सही है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान में दोहरी दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। तो देखिए, संविधान में जो है दोहरे दंड का प्रावधान नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला है, संविधान में अपराध के लिए दंड से सुरक्षा दी गई है। संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला है कि देश में उसी
अपराधी के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है, या भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है, या भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। तो इनमें कौन सा सत्य है बोला है। ठीक है, एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का निर्माण करता है। तो इसमें से जो है एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय एकीकृत न्यायपालिका रखता है क्योंकि भारत में एक मौलिक विधि तथा सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय और उसके नीचे उच्च न्यायालयों के साथ न्यायालय पाया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय केंद्रीय शासन के एक उपभाग के रूप में गठित किए गए हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में दबाव समूह निम्नलिखित में किससे पीड़ित हैं। क्या संस्कृतिवाद से, विचारधारा की प्रतिबद्धता की कमी, या देश की राजनीति में स्वायत्त भूमिका की कमी से। तो दबाव समूह इनमें सभी से पीड़ित है। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चुप रहने की स्वतंत्रता। ठीक है, चुप रहने की जो स्वतंत्रता है भारत में किस प्रकार का अधिकार है। क्या ये कानूनी अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, या मूल अधिकार है। तो चुप रहने की जो स्वतंत्रता है यह मूल अधिकार है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं यहाँ पे क्या है कि कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं। तो कार्य की न्यायसंगत यानी न्यायसंगत यहाँ पे बोला गया है कि काम किया जाएगा तो उसके साथ न्यायसंगत, मनोचित उनके साथ न्यायसंगत किया जाएगा। तो ये जो है अनुच्छेद 42 में है, यानी ए का मिलान हो जाएगा 2 से। कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, ये है अनुच्छेद 43 से संबंधित। समान सिविल संहिता जिसे यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है, यह अनुच्छेद 44 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर वस्तुओं का संरक्षण, ये 49 में माना जाता है। ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1। देखिए ए का 2 और बी का 1 हमारा ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य कौन सा है। पंचायतों और नगर पालिका की योजनाओं को एकीकृत करना, जनपद की प्रारूपी योजना तैयार करना, पंचायतों के मध्य एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। तो ये सारा ही जो है जिला नियोजन समितियों का मुख्य उद्देश्य है। उपयुक्त में से एक से अधिक भी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन का ध्येय वाक्य क्या है। ध्येय वाक्य क्या है। क्या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, या सत्यम शिवम सुंदरम, या सत्यमेव जयते। तो दूरदर्शन का ध्येय वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। क्या वो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, या गोवा में है। तो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये गोवा में है। कहाँ पे है, ये गोवा में है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 114 के बाद 115 नंबर में, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, या एकात्म मानववाद के लिए। तो दीनदयाल उपाध्याय जो है ये एकात्म मानववाद के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है 116 नंबर में, खुदाई खिदमतगार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया। क्या वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, या खान अब्दुल गफ्फार खान, या सर सैयद अहमद खान। तो खुदाई खिदमतगार जो है आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। इन्होंने लाल कुर्ती नाम से आंदोलन भी चलाया था। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया। क्या वो 15 अगस्त 2015, या 26 जनवरी 2015, या 15 नवंबर 2015। देखिए जनजातीय गौरव दिवस यानी कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया गया था। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर में हुआ था। साल जो है ये अभी जो है ध्यान में नहीं आ रहा है।
तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था और उसी 15 नवंबर 2021 के मौके से जनजातीय गौरव दिवस मनाना जो है शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादित करता है? क्या वो हरियाणा है, राजस्थान है या फिर पंजाब है? तो सर्वाधिक अगर बाजरे की बात करें तो सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन करता है राजस्थान। बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शैल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, शैल मतलब जो चट्टाने हैं जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, वो कौन सा चट्टान है? देखिए, चट्टान जो 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है? जब पहाड़ों से निकलने वाला जो लावा है वो जम जाता है तो उससे जो चट्टान बनते हैं उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। उसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, यानी आग्नेय में कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। अवसादी में जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, अवसादी में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चाप झील जिसको क्या बोला जाता है? ऑक्सबो झील भी बोला जाता है, जिसको गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। गोखुर झील यानी ऑक्सबो झील, ये पाई जाती है हिमनदों में, नदी घाटियों में या रेगिस्तानों में। तो चाप झील क्या होता है आपको बता दें, जब नदियाँ इस तरह से लहराते बलखाते हुए आती है तो एक ऐसा समय आता है कि नदियाँ जो है इस तरह से जो है इसका एक भाग यहाँ पे जाकर के आपस में मिल जाता है। तो ये जो जगह है, पानी फिर इस जगह से ना बहती हुई घूम करके इधर सीधे ऐसे बह जाती है, तो यहाँ पे एक झील का निर्माण हो जाता है और इसे ही ऑक्सबो झील कहते हैं। और ये नदी घाटियों के द्वारा बनता है। आपको बता दें, बिहार का यानी जो बेगूसराय में जो कांवर झील है वो ऑक्सबो झील का ही एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 जनवरी, 22 फरवरी या 22 मार्च को? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है आप लोग बताएंगे, और 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और वहीं 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, और ये जो है 22 मई को मनाया जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला है, एक सिंह युक्त गैंडा का गृह राज्य गुजरात है, केरल है या असम है? तो आपको पता ही होगा कि असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो कहाँ पे है? असम में है। सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, उत्पादक है अफ्रीका है, ब्राज़ील है या ऑस्ट्रेलिया है? तो अगर देश की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादक करता है बॉक्साइट का ऑस्ट्रेलिया। सी ऑप्शन जो सही आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। वहीं अगर बात करें कि बॉक्साइट का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है, क्या वो चाय है, कपास है या पटसन है? तो सुनहरा रेशा जो है वो पटसन को कहा जाता है। पटसन को जूट के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या है? जन्म, मृत्यु या विवाह? जन्म, मृत्यु या प्रवास? प्रवास मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक पलायन कर जाना। जन्म, मृत्यु या फिर जीवन प्रत्याशा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के माध्यम से यहाँ पे जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में प्रतिकूल परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? पारिस्थितिक अशांति कहलाता है, तबाही या पारिस्थितिक क्षरण? तो मानव गतिविधियों के कारण पर्यावरण में जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण में यहाँ पे जो पड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे कोई भी ऑप्शन उसके लिए जो सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 127 नंबर प्रश्न में चलेंगे। यहाँ पे है, काले फेफड़ों का रोग संबंधित है या किसानों से है या कोयला खनिकों से है, कपड़ा उद्योगों के श्रमिकों से है? तो काले फेफड़े का जो रोग होता है, आप लोग दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोयला क्या होता है? काला होता है, और कोयले के खदानों में जो लोग काम करते हैं वो उन्हें काले फेफड़े का रोग हो जाता है। बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तेल सिल्क क्या है? क्या उबलता हुआ तेल है या ठंडा तेल है या समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है? तो तेल सिल्क जो है वो समुद्र की सतह पर जो तेल की पतली सी
परत पाई जाती है उसे ही तेल सिल्क कहा जाता है। WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है? क्या वो लाल पांडा है या विशालकाय पांडा है या फिर टाइगर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशालकाय पांडा। अगला प्रश्न है, शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? यानी शुद्ध पानी को हम जब गर्म करेंगे तो वो कम ताप में ही उबलने लगेगा, ठीक है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है शुद्ध पानी का क्वथनांक। वहीं पे जब पानी में अशुद्धि मिल जाती है तो उसको उबलने के लिए उसका क्वथनांक को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी ताप को बढ़ाना पड़ता है, तो क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र अधिक जो है स्पष्ट होता है कहाँ पे? देखिए आपको बता दें, ओजोन जो है परत ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है, और ओजोन जो है वो इसमें यानी जलवायु के हिसाब से उसका मोटा और पतला होता है। गर्मी के दिनों में ओजोन जो है काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ होता है तो उसकी मोटाई अधिक हो जाती है, जाड़े में इसकी मोटाई कम हो जाती है। तो यहाँ पे बोला है कि इसमें छिद्र कहाँ देख स्पष्ट होता है, क्या वो भूमध्य रेखा या कर्क रेखा या मकर रेखा? अगर बात करेंगे तो भूमध्य रेखा में इसकी मोटाई अधिक पाई जाती है तो यहाँ छिद्र नहीं दिखेगा, कर्क रेखा में भी नहीं दिखता, मकर रेखा में भी नहीं दिखता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में देता ध्रुव तो वो सही होता, ठीक है। ध्रुवों पर स्पष्ट जो है दिखाई देता है। दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका महादेश में क्या होता है, यहाँ पे ओजोन परत में छिद्र देखने को मिला है, ठीक है, जो कि दक्षिणी ध्रुव में है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे ग्लिसरॉल, पॉलीफॉस्फेट या सल्फोनेटेड हाइड्रोकार्बन। तो साबुन और डिटर्जेंट जो है इन सभी के प्रदूषण का कारण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। यानी ऑटोमोबाइल जैसे गाड़ियां जो चलती है तो गाड़ियों में से जो एग्जॉस्ट निकलता है उनमें कौन सा जो है खतरनाक धातु प्रदूषक है? धातु मतलब क्या हो जाएगा, क्या वो पारा है, कैडमियम है या सीसा है, ठीक है। तो इनमें सबसे जो खतरनाक धातु प्रदूषक है वो है सीसा। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर उबलते हुए पानी में सब्जियां पकने में अधिक समय लेती हैं, क्योंकि इसका क्या कारण है? देखिए आपको अगर बता दें कि जब पानी में दबाव कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दबाव जब कम होता है तो पानियों का क्वथनांक जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडल का जो दबाव है वो कम रहता है, तो यहाँ पे कम तापमान में ही पानी उबलने लगता है। जब हम ऐसे पानी में सब्जी को डालते हैं तो कम ताप में पानी खौलने लगता है, तो इसमें सब्जियां जो हैं पकने में टाइम लग जाता है। यानी कि क्या होता है, तो ऊंचाई बढ़ने पर उबलते हुए पानी का तापक्रम घट जाता है, पानी का तापक्रम जो है घट जाता है, जिसके कारण सब्जियों को पकने में अधिक टाइम लगता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या दंड, पुलिस, अपराध या न्याय निर्णय? तो इन सभी को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आप बताइए इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना घटेगी? तो पहले कोई अपराध होगा, ठीक है, यानी 3 नंबर। अपराध के बाद क्या होगा, उसे पुलिस पकड़ेगी, 2 नंबर। पुलिस पकड़ने के बाद क्या होगा, तो न्याय होगा, ठीक है, उसके लिए न्याय किया जाएगा। फिर निर्णय होगा, न्याय के बाद क्या होगा, निर्णय होगा, और निर्णय के बाद तब उसे दंड दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए मतलब लास्ट में 1 होगा। तो पहले 3 2 4 5 1, 3 2 4 5 1, अगर देखिएगा तो यहाँ पे 3 2 4 5 1 आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शब्द कॉम्पेटिबिलिटी के अक्षरों से निम्न में से कौन सा एक शब्द नहीं बनाया जा सकता है? कॉम्पेटिबिलिटी, तो यहाँ पे देखिए मायोपिक या इम्प्लिसिट या टाइटल। तो यहाँ पे देखिए अगर देखिएगा MYOPIC इसमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये शब्द बनेगा। ये वाला देखेंगे I भी मिल रहा है, M भी मिल रहा है, P भी मिल रहा है, और LI डबल जो है इसमें देखने को मिल रहा है, C भी है, T भी है, तो ये भी बनेगा। टाइटल अगर देखिएगा तो TITLE, T भी है, I भी है, लेकिन एक डबल T जो यहाँ पे दे दिया गया ये भी है, और LE, तो E देखिएगा
तो ई यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, यानी टाइटल शब्द जो है इससे नहीं बन सकता है। यही जो हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रमेश मोहिता से लंबा है, मोहित से, ठीक है। तो देखिए इस तरह के सवालों को बनाने के लिए आप सही से हल कीजिए। जैसे क्या बोला है, रमेश मोहित से लंबा है, यानी एक रमेश नाम का एक लड़का है जो कि मोहित से लंबा है, मोहित इससे छोटा होगा, तो ये रमेश मान लेते हैं, ठीक है, RAMESH रमेश, और मोहित इसको मान लेते हैं, ये है मोहित। तो रमेश जो है इससे लंबा हो गया, परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है, यानी राम जो है, ये सॉरी रमेश वो राजीव जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब राजीव जो है इससे भी ज़्यादा लंबा है, तो ये हो जाएगा राजीव। अगला है, कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं है, यानी कि कमलेश श्याम से लंबा है, तो एक श्याम यहाँ पे लड़का है और श्याम से लंबा कौन है, कमलेश है, ठीक है। ये हो गया श्याम और ये हो गया कमलेश, ठीक है। तो बोला है कमलेश श्याम से लंबा है, यानी श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना नहीं है, तो मोहित से इसलिए छोटा रखें इसको। तो बोला इन सब में लंबा कौन है, इनमें सबसे लंबा कौन है। तो देखिए यहाँ पे सबसे लंबा को इधर हम लोग लिए हैं, यानी यहाँ पे किसको लिए था, राजीव को। तो राजीव जो है इसमें सबसे लंबा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है 138 नंबर में, यदि एक निश्चित कूट में टी जो है TEA लिखा जाता है 33 एवं EAT लिखा जाता है 67, तो इसमें ATE उसी कूट में किसके बराबर है। देखिए इस प्रश्न में मैंने बहुत से लॉजिक लगाए, लेकिन इसमें जो है ना प्रश्न किसी भी लॉजिक पर काम नहीं कर रहा है। यदि आपको अगर इसका कोई लॉजिक पता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार कांच संबंधित है बालू से, कांच और बालू में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे कि जो कांच है वो बालू से बनता है। ये बात बिल्कुल सही है, कांच जो है किससे बनता है, बालू से बनता है। उसी प्रकार निम्न में से किस एक से कागज़ संबंधित है, तो यहाँ पे कागज़ जो है किससे संबंधित होगा, यानी बात ये आ जाएगी कि कागज़ किससे बनता है, क्या दर्पण से, पत्थर से या फिर खिड़की से। तो कागज़ बनता है किससे, लकड़ी से, ठीक है, लकड़ी से कागज़ बनता है। लकड़ी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि 3 आकृतियों का परीक्षण कीजिए और जिनमें प्रयुक्त संख्या एक विशिष्ट प्रारूप में है। यहाँ पे देखिएगा इन सभी को, तो देखिए यहाँ पे है 65, यहाँ पे 56, इनका अंतर देखिएगा 9 है, लेकिन यहाँ पे 83, 38, इनका अंतर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 7 में से 3 घटा 4, 45 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ का अगर अंतर देखिएगा तो 11 में से 7 घटा 4, 6 में से 54। अगर यहाँ पे अंतर भी देखिएगा ना, तो यहाँ पे अंतर भी आपको सेम देखने को नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में भी मैंने बहुत लॉजिक लगाया, लेकिन ये क्वेश्चन भी यहाँ पे हल नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका जो सही आंसर माना गया है वो माना गया ऑप्शन सी को, यानी 3 को। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कुल कितने आयत हैं, चित्र में यहाँ पे जो दिया गया है इसमें कितना आयत है। तो देखिए हम लोग आयत की पहचान करने के लिए क्या करेंगे, आप कोई भी आयत, किसी भी आकृति में आयत का पता करना है, उसमें आप क्या कीजिएगा, नंबरिंग कर दीजिएगा। जैसे हम एक बार हॉरिजेंटली इसमें नंबरिंग करेंगे, 1, 2 और 3, यहीं तक है आयत, और इधर से 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। एक बार वर्टिकली एक बार हॉरिजेंटली कर देंगे। अब इधर वाले को जोड़ेंगे सबको, तो 3, 2, 5 और 1 6 हो जाएगा, और इधर से जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। इधर से 3 आया और इधर से 6 आया, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए 18 है ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। तो इस तरह के कोई भी आकृति दे दे और आपको आयत निकालने बोले तो सेम इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 6 एवं 7 बजे के मध्य एक घड़ी की 2 सुइयाँ एक साथ होंगी। 6 और 7 बजे के बीच में घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी, यानी मिनट का सुई जो है वो घंटे की सुई एक ही मतलब डायरेक्शन में होगा, संपाती होगा, ठीक है। तो बोला है वो समय कितना होगा, तो देखिए 6 और 7 के बीच में बोला है, इसका मतलब 6 बजे के बाद ही होगा, है ना। 6 बजे के बाद 6 और 7 के बीच में वो कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है तो आपको क्या देखना है, इनमें 6 और 7 में पहले 6 बजेगा, ठीक है। तो 6 बजे हम लोग लेंगे
और 6 बजे को क्या करेंगे, इसको 5 से गुना कर देंगे, यानी इसको क्या करेंगे 6 घंटा जो है यानी कि सुई की स्थिति में जो है ना, जैसे 1 आता है 2 आता है तो प्रत्येक 5-5 के अंतराल में आता है, तो 6 भी आएगा 5-5 के अंतराल में, तो इसको गुना कर देंगे यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, इस 30 में हमको क्या करना है, तो 30 में हमको कर देना है 11 से भाग। 11 से जब भाग करेंगे तो 11 दूनी 22 और कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 2.8/11 हो जाएगा। यानी कि 6 बजे के बाद 30 मिनट और इसके साथ इसको हम जोड़ देंगे, 30 मिनट और 2.8/11 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32.8/11 हो जाएगा। यानी कि 6:32.8/11 मिनट पर जो है ये सुइयाँ एक दूसरे के साथ होंगी। जब भी ऐसा प्रश्न हो तो सेम तरीके से बना लेना है। इनमें से जो भी समय दिया रहेगा उस पहले समय को लेके 5 से गुना कर देना है, उसका जो भी आएगा उसको 11 से डिवाइड करना है। 11 से डिवाइड करने का जो आएगा उसको और इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर जो है रेडी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 9 और इस तरह से दिया गया 32 इस तरह से, तो यहाँ पे बोला है 9 और स्टार देके 11 का मान क्या होगा। तो इसमें भी जो है ये जो प्रश्न है इसमें भी हमने काफ़ी जो है लॉजिक लगाया, लेकिन कोई भी लॉजिक इसमें सेट नहीं हो रहा है, लेकिन इसका आंसर जो है ऑप्शन सी माना गया है 240 को। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन सभी में अगर विलुप्त संख्या ज्ञात करें तो कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले इन सभी का अंतर करेंगे। तो 5 और 17 के बीच में कितना का अंतर है 12 का। 17 और 37 के बीच में कितना का अंतर है तो 20 का अंतर है। 37 और 65 के बीच का अंतर निकालिएगा तो 15 में से 7 घटा 8 और 5 में से 3 घटा 2 28 का। इस प्रकार से देखिएगा तो पहले कितना का 12 के बाद 20 यानी 8 बढ़ा, उसके बाद 20 में 8 बढ़ाएंगे 28 बढ़ा। उसी प्रकार से 28 में 8 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इस 36 को इस 65 में जोड़ देंगे। 36 को 65 में जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11 का 1 और हासिल बचा 1 6 3 9 1 10 101 आ गया। कितना आया 101 आया, तो 101 है ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आएगा खाली स्थान पर। अगला प्रश्न है कि यदि वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता हो। इनमें देखिए गुलाब, गेंदा और कमल, ये सारे तो फूल ही हैं, लेकिन अब इसमें कुछ दूसरे बेसिस पर इनका यहाँ पे चयन करना है। तो गुलाब, गेंदा और कमल, यहाँ पे देखिएगा गुलाब और गेंदा जो है ये ज़मीन में उगने वाले फूल हैं, वहीं जो कमल है ये पानी में उगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कमल जो है इन दोनों से अलग हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चयन कीजिए। यहाँ पे AZ दिया है, GT दिया है, MN और YB। देखिए A है तो A का उल्टा होता है Z, इस तरह से दिया हुआ है। G है, G का उल्टा होता है T। ठीक है, उसी प्रकार से M और N क्या है उल्टे हैं आपस में, M और N जो है M का उल्टा है N। उसी तरह से Y का उल्टा है B, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ लगेगा जो आपस में उल्टा होगा। तो S जो होता है, S का मान होता है 19, तो 19 का उल्टा हमको निकालना है। तो देखिए उल्टा जो संख्याएं होती हैं उनका योग हमेशा 27 होता है। जैसे A का मान 1 है और Z का मान 26 है, तो दोनों का योग कितना हो गया 27 हो गया। तो 19 में यहाँ पे H का मान अगर देखेंगे तो कितना है, H का मान 8 होता है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब ये आपस में क्या है उल्टे हैं, S और H एक दूसरे का उल्टा है। वहीं K और F को अगर देखेंगे तो K का मान जो होता है वो 11 नंबर पे आता है और F का मान 6 नंबर पे, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17। 27 नहीं आया, इसका मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे का जो है उल्टा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे T और S को, तो T का मान है 20 और S का मान कितना है 19, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, यानी एक दूसरे का उल्टा नहीं है। तो यहाँ पे उल्टा वाले को लेना है जो कि है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को रोटीम के रूप में कोडित किया गया है। ठीक है, यानी अक्षरों को यहाँ पे जो है थोड़ा सा अलग क्रम में व्यवस्थित किया गया, जैसे कि रिमूव है, ठीक है, सॉरी रिमोट, REMOTE रिमोट लिखा गया है। तो देखिए इसको कैसे किया गया है कि ROTEME, ठीक है, इस तरह से किया गया है, यानी R को R के जगह में, E को E की जगह में रखा गया है। लेकिन देखिएगा M को ऐसे बदला गया है
और ओ को जो है उसके बाद ई को ऐसे बदला गया है, ई और एम को ऐसे बदला गया, और यहाँ पे टी को और ओ को ऐसे बदला गया। तो सेम हमको स्लोली के साथ करना है, एस को सेम रख देना है और इधर से जो वाई है वाई को भी सेम रख देना है। अब जो एल आएगा वो एल कहाँ पे आएगा, तो ओ एल यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाएगा एल, और यहाँ पे डब्लू जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो एल है हमारा यहाँ वाला, ये वाला एल ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो ओ है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बना, एस डब्लू डबल एल ओ वाई, एस डब्लू डबल एल ओ वाई है हमारा बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि आप एक प्रबंधक हैं यानी मैनेजर हैं और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे, उससे बात करेंगे और इसकी समस्या जानने का प्रयास करेंगे, या फिर उसे निकाल देंगे या उसे सुधारने के लिए 2 सप्ताह का समय देंगे। तो क्या करेंगे, तो कोई भी कर्मचारी है सबसे पहले उसके आपको समस्या को जानना है कि समस्या क्या है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगुनी हैं, 60 विद्यार्थियों में से लड़कियां जो है लड़कों से दुगुनी है, इसका मतलब 60 में से जो 40 लड़कियां हैं तो 20 लड़के हैं, क्योंकि लड़के से दुगुनी लड़कियां हैं। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि 20 लड़के हैं 40 लड़कियां हैं। ए से ये शीर्ष से 17वें स्थान पर आता है। मान लेते हैं कि इधर शुरू से हम लेते हैं तो यहाँ पे ए आता है जो कि 17वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, 17वें नंबर पे आता है। तो बोला है ए से आगे, आगे मतलब इधर, ठीक है, ऊपर की ओर 9 लड़कियां हैं, तो इधर 9 लड़कियां हैं। ठीक है, यहाँ तक यानी ए जो आता है 17 नंबर पे आता है। तो बोला है उसके बाद कितने लड़के हैं, यानी ए के बाद कितने लड़के हैं, तो इधर 9 लड़कियां हैं, यहाँ तक 17 टोटल हो गया। तो 17 में 9 लड़कियां हैं, इसका मतलब कितना लड़का है, तो 8, 9 8 जोड़ के तभी 17 होगा। तो 8 लड़के हैं। अब 8 लड़के, तो 20 लड़कों में से 8 लड़का इधर है, तो इधर कितना लड़का मिलेगा, और 12 लड़का मिलेगा इधर। ठीक है, यानी इधर जो है ए के बाद से कितना लड़का मिलेगा, 12 लड़का। तो देखिए 12 यहाँ पे ऑप्शन बी में है, 12 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अन्य से भिन्न को चुनिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे n का मान लिखते हैं, तो n का मान होता है 14, और h का मान कितना होता है, तो h का मान होता है 8। 14 और 8 को जोड़ेंगे तो ये 6 आएगा, नहीं आएगा, लेकिन घटाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे f का मान होता है 6 और l का मान कितना होता है 18। तो l का मान होता है 12। कितना होता है 12। तो इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे 18 आएगा, नहीं आएगा, लेकिन जोड़ने से 18 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे x और q को लेते हैं, तो ये x जो आता है वो कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे, और q जो आता है ये कितने नंबर पे आता है, तो ये 18 नंबर पे, q कितने नंबर पे आता है, तो PQ, यानी कि MNOPQ, ये जो आता है 17 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। तो Q 17 नंबर पे आता है। इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 7 होता है। ठीक है, 7 यहाँ पे दिया हुआ भी है। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ इनमें घटाने से प्राप्त होता है, इनमें भी घटाने से प्राप्त होता है, लेकिन इसमें जोड़ने से प्राप्त होता है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। तो अब देखेंगे गणित के प्रश्नों को। तो 31 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, यानी गणित का हमारा पहला प्रश्न है कि एक पूर्णांक 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो एक पूर्णांक 3/16 है, इसको हम लोग पूर्णांक को जब खत्म करेंगे तो 16 एकम 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19/16 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम लेंगे तो इसका उत्क्रम क्या हो जाएगा, 16/19 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाएंगे तो 16 और 19 का एलसीएम हो जाएगा 16 गुना 19। तो इस प्रकार से यहाँ पे 19 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला में आएगा, यानी एक बार 19 प्लस 16 होगा तो 19 और 16 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, और उस प्रकार से 19 माइनस 16 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में इसको लिख लिए और 16 गुना 19 कर देंगे नीचे में यहाँ पे। तो इसको जब हल करेंगे तो 35 और 3 का गुना करेंगे हो जाएगा 105 हो जाएगा ऊपर में, और 16 और 19 का जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 304।
तो 105 बटे में 304 आया। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि इसके बराबर, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए a बटे बी है और यहाँ पे b बटे ए है। तो हमको आधार को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको देखिए a बटे बी है, इस पर पावर है x माइनस 1। अब इसका आधार को हम सेम रखने के लिए क्या करेंगे, तो a बटे बी करेंगे। जब उसको पलट देंगे तो पलटने से इसका पावर जो हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। तो जब आधार सेम हो गया तो पावर भी सेम होगा। इसका मतलब जो है x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस x और प्लस 3। तो इसको जब हल करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2x और इधर बराबर कितना हो जाएगा 4। तो 2x बराबर 4 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये जो 2 है 4 को काट देगा तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x का मान 2 किस ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वो 40% सेब बेच देता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है, तो मूलतः उसके पास थे, यानी कि उसके पास कितने सेब थे ये बताना है। 40% बेचने के बाद भी 420 बच जाता है, ठीक है। इसका मतलब 40% बेच दिया तो 100% में से 40% बेच दिया तो 60% उसके पास बचा हुआ। कितना परसेंट बचा हुआ है, 60%। और 60% का यहाँ पे असल मान कितना बोला है, 420 है, ठीक है। तो 60 का मान यहाँ पे 420 है, तो एक का मान कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे कितना गुना है, 6 7 42, यानी कि यहाँ पे 7 गुना हमको दिख रहा है। क्या कितना गुना दिख रहा है, एक का मान 7 है, तो हमको 100% का मान निकालना है। तो 100% का मान निकालने के लिए 100 को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 700। कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 700 है ऑप्शन ए में, इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, ठीक है। यानी 3/11 का हम 5/9 से अगर यहाँ पे अनुपात निकालते हैं 5/9 से, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया इधर 27 हो जाएगा और अनुपात में 11 और 5 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 55। तो ये दोनों आपस में कितना है, 27:55 में है। तो उसी प्रकार से बोला है 1/27 जो है वो किसके साथ, इसी अनुपात में रहेगा। तो इसके लिए हमें हमारा क्या होना चाहिए, 1/27 है तो यहाँ पे 1/55 लेंगे तो 27 एक के साथ गुना होकर 27 रहेगा और 55 एक के साथ गुना होकर 55 रहेगा, यानी कि इसका और इसका अनुपात जो है वो सेम हो जाएगा। तो 1/55 लेने से होगा, तो 1/55 कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन कितना है ये बताना है। यानी ब्याज कितना बढ़ जाता है, तो 10% से 12.5% हो जाता है। यानी ब्याज में अगर यहाँ पे बढ़ोतरी देखें तो कितने का होता है, 2.5% का होता है, यानी 2.5% का बढ़ोतरी होता है। 2.5% का बढ़ोतरी से उस व्यक्ति के असल आय में 1250 रुपये बढ़ जाता है, यानी 2.5% का मान 1250 रुपये है। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका अगर यहाँ पे पॉइंट को हम लोग अगर उड़ा देते हैं तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है। तो 25 5 125 होता है, 25 5 125 और डबल जीरो, यानी 1% का जो मान होगा वो हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 1% का मान 500 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे मूलधन निकालना है, मूलधन होता है 100%, तो 100% निकालने के लिए 500 का गुना कर देंगे 100 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 का गुना जब 100 से करेंगे तो इसमें आ जाएगा 4 जीरो, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। देखिए 50,000 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, ठीक है। यानी वृत्त की परिधि क्या है, तो 2πr होता है, और वर्ग की परिधि, तो वर्ग की परिधि यानी उसका परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा, भुजा को मान लेते हैं ए, तो ये आपस में बराबर है। तो यहाँ से इस 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, πr बराबर हो जाएगा 2a, ठीक है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात मांगा है। क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे,
तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, या फिर ऐसा काम कीजिए स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ही करने से बेहतर होगा। तो स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर करते हैं। तो देखिए पाई आर, तो पाई का भी स्क्वायर हो जाएगा और आर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको पाई आर स्क्वायर को अलग कर लेना है और पाई को अलग कर लेना है। उसी प्रकार से इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया वर्ग का यहाँ पे क्षेत्रफल और पाई आर स्क्वायर हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो इन दोनों का अनुपात मांगा है, तो पाई आर स्क्वायर को हम एज इट इज रखेंगे और ए स्क्वायर को हम इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 4/पाई हो जाएगा हमारा, इधर पाई उधर जाके। तो इन दोनों का जो अनुपात आएगा, यानी इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4/पाई आएगा, लेकिन यहाँ पे पाई में आंसर नहीं दिया है, तो हम 4/पाई को हम बदल लेते हैं किसमें, तो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, 22/7 होता है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, यानी इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो पाई को हम लोग जब ये कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7/22, यानी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यानी पाई का मान इधर जाके पलट जाएगा। तो इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे, इसको भी 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 11। तो ऊपर में 7 दूनी 14 बचेगा, नीचे में 11 बचेगा। तो 14/11 आया, इसका मतलब कितना होगा, 14:11 होगा। 14:11 किस ऑप्शन में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है, जबकि उसका विकर्ण जो है वो क्या है, 4√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये बताना है हमको, इसका घन का आयतन बताना है। घन का यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है, तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा। क्या होता है, √3 इंटू भुजा होता है। ये होता है घन का विकर्ण, √3 इंटू भुजा। और विकर्ण ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमको विकर्ण का मान दिया हुआ है 4√3। तो ये √3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा कितना आ जाएगा, भुजा आ जाएगा 4, ठीक है, 4। तो हमें क्या निकालना है, घन का आयतन निकालना है, और आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो आयतन निकालेंगे, 4 का कर देंगे क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। देखिए 64 यहाँ पे बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पे कि x³ + 1 और -x-1 के गुणनखंड में से एक है, यानी इनमें से कौन सा एक उसका गुणनखंड है। तो x³ + 1 का अगर हम लोग यहाँ पे गुणनखंड कर दें तो ये फॉर्मूले में तुर जाएगा, यानी a³ + b³ का फॉर्मूला। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल क्यूब, a + b इंटू a स्क्वायर, यानी x² और -ab यानी x और प्लस b स्क्वायर, इस तरह से। और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, x-1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, तो कुछ भी कॉमन यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे x+1 है, यहाँ पे x-1 है, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, समीकरण x⁴ - 4 x² - 4 बराबर 0 है, तो इसका मूल क्या होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मूल निकालने के लिए पावर को इधर भेज देंगे, यानी हो जाएगा √4, लेकिन प्लस माइनस ध्यान रखना है, +-4 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +- यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यानी x का मान +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। +2 ऑप्शन ए में है, -2 ऑप्शन बी में है, इसका मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 3x + y बराबर 5 है और x - y बराबर 3 है, तो x का मान कितना है, y का मान कितना है। देखिए यहाँ पे बोला 3x + y बराबर 5, और अगला है x - y बराबर 3। तो विलोपन विधि से हल करेंगे, ये y आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4x और बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2। जब x का मान 2 हम रखेंगे, x का मान अगर 2 रखेंगे, ठीक है, तो ये 2 उधर चले जाएगा, -2, यानी कि y का मान -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x का मान 2 और y का मान -1। x का मान 2, y का मान -1 है। किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता।
देखिए वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे अगर 1 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में कितना आता है, 1 आता है। 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है। 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है। 4 का वर्ग करते हैं 16 आता है, तो 16 का 6 आता है लास्ट में। 5 का वर्ग करते हैं 25 आता है, तो उसके लास्ट में 5 आता है। 7 का वर्ग करते हैं 49 आता है, 9 आता है। 8 का वर्ग करते हैं 81 का 1 आता है, और सॉरी 8 का करते हैं 64 का 4 आता है, और 9 का करते हैं 81 का 1 आता है। 10 का करते हैं 0 आता है। यानी इकाई अंक में इन सारे अंकों से अगर कोई अलग अंक आता है तो फिर वो वर्ग नहीं हो सकता है किसी का। तो यहाँ पे 1 आ रहा है, इसका मतलब ये किसी का वर्ग हो सकता है, क्योंकि इकाई अंक में 1 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, लेकिन 7 यहाँ पे नहीं आ सकता है, तो इसलिए ये वर्ग नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो यहाँ पे y माइनस एक्स और बटे में y प्लस एक्स का मान निकालना है। देखिए हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इस वाले में हम लोग y से भाग देते हैं, तो ऊपर में y से भाग देंगे हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे वाई, और उसी प्रकार से नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बटे वाई हो जाएगा। और इसमें से हम क्या करते हैं x बटे वाई का मान निकालते हैं, तो x बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा 0.04 और बटे में आ जाएगा 1.5। ठीक है 1.5। तो यहाँ अगर एक तो जीरो और लगा देते हैं तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इसका पॉइंट। तो कितना आया x बटे वाई का मान आया 4 बटे में 150, 4 बटे में 150। जहाँ पे भी x बटे वाई रहेगा वहाँ पे 4 बटे 150 कर देंगे, तो 1 माइनस यहाँ पे 4 बटे 150 लिखेंगे, और सेम ऐसे ही करेंगे 1 प्लस 4 बटे 150। अब जब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो 150 माइनस 4 ऊपर में कितना आ जाएगा 146 बटे 150, और यहाँ पे आ जाएगा 154 बटे 150। तो 150 आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 154। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 73 बटे में 77 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 73 बटे 77 आ जाएगा। देखिए 73 बटे 77 जो है वो ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे रूट के अंदर ये दिया हुआ है, तो इसका मान कितना होगा ये बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 3 अंक है, और इसमें पॉइंट तो नहीं है, इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पे 3 अंक 2 अंक और यहाँ पे 1 अंक, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बचा ये पूरा संख्या, ठीक है पूर्ण संख्या बचा, इन सभी को हम लोग आपस में कैंसिल आउट करते हैं, तो 7 6 के 42 हो जाएगा। यहाँ पे इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 17 आ जाएगा, और इसको क्या करेंगे तो 102 आ जाएगा। ठीक है अब 17 6 के 102 होता है, यानी रूट के अंदर अब कितना आ गया 6 बचा और गुना 6 बचा, तो 6 और 6 का वर्गमूल कितना होगा 6 होगा। ठीक है तो ऑप्शन सी में है 6 जो हमारे यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है y का x% जो है वो 100 है। कितना है y का x% बराबर 100 है। ठीक है और z का y% 200 है। z का कितना है z का y% बराबर कितना है 200 है। तो x और z के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है x और z के बीच यहाँ पे क्या निकालने बोला है संबंध निकालने बोला है। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में बटे में कर देते हैं। ठीक है संबंध निकालने के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा परसेंट आपस में कैंसिल, y आपस में कैंसिल, इस प्रकार से यहाँ पे 00 कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा x बटे z और बराबर इधर कितना बचा 1/2। अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो z का 1 से गुना होकर कितना हो जाएगा z और बराबर कितना हो जाएगा 2 और x का गुना होकर 2x, यानी z बराबर 2x आ गया। कितना आ गया z बराबर 2x। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है तीनों भुजाएं बराबर होता है और तीनों कोण बराबर होता है, तो प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है यानी ये वाला कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या दिया ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई दिया हुआ है, हमें इसका क्या करना है भुजा ज्ञात करना है। इसका भुजा ज्ञात करेंगे तभी क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो भुजा ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले इस वाले त्रिभुज का हमें आधार पता करना है। आधार पता करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर p/b होता है। p का मान हो जाएगा 10 और b का मान यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और बराबर कितना हो जाएगा 10/x। तो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा
x बराबर हो जाएगा 10/√3, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 10/√3। लेकिन इस पूरे भुजा को निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20/√3, यानी x का मान कितना हो जाएगा, एक भुजा का मान हो जाएगा 20/√3। जब इतना आ गया 20/√3 यानी एक भुजा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का एक भुजा जो है 20/√3 आ गया, तो इसका अब हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा को a माने तो a का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू a का स्क्वायर करेंगे, यानी 20/√3 को हम लोग यहाँ पे 2 बार लिख देते हैं, तो 20/√3, ये √3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 4 से यहाँ पे 20 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 4 5 6 20, तो 20 और 5 का गुना हो जाएगा 100 बचेगा ऊपर में और नीचे में बचेगा √3। 100/√3 आया इसका क्षेत्रफल, कितना आया 100/√3 आया, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद है। देखिए इसमें जो है 4x² है, इसमें a+6 है, a+6+c है, तो इसमें देखिए 2 पद, इसमें 3 पद और इसमें है 1 पद, तो 1 पद जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो है गणित के भी सारे सवाल पूरे हो गए। और आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 120 प्रश्नों को देखा, जो कि बीपीएससी टीआरई का फुल सेट होता है 120 प्रश्नों का, जीके जीएस और गणित का। ठीक है, तो 120 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत काफ़ी लगता है। और इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।